हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने डीएन एजुकेशन अड्डा पर। ये जो लगातार हम पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री भी क्लास स्टार्ट किए हैं, उसमें पहला क्लास मेरा हुआ था, ये था कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर के आधार पर या स्रोत के आधार पर पहले क्लास में हम इतिहास का वर्गीकरण किए थे और आज दूसरा क्लास है। उसी वर्गीकरण में आगे हम देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत जो प्राक इतिहास था, इसके बारे में पहले क्लास में पढ़े थे। आज दूसरा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे आदि इतिहास, और आदि इतिहास के संबंध में ये जानकारी हम लोग लेंगे कि आदि इतिहास के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत के सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन हम लोग करेंगे। आओ देखते हैं है कि आदि इतिहास के बारे में हम बताए भी थे आपको कि आदि इतिहास के बारे में बताए भी थे कि आधा इतिहास का मतलब क्या है कि लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, माने लिपि की उपलब्धता है लेकिन रीडेबल नहीं है। ये उस समय के काल को इंगित करेगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले या हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय था। ये था हड़प्पा के पहले हड़प्पा और हड़प्पा के बाद क्लियर। ये जो समय था आपका 3000 BC से 2350 BC, ये समय था आपका हड़प्पा का 2350 BC से 1750 BC, और ये जो समय था 1750 BC से 750 BC, कब था ये? 750 BC। ये समय रहा है आपका आदि इतिहास का। इसको बताया जाता है ये ग्रामीण सभ्यता थी, और ये शहरी सभ्यता था ये था ग्रामीण सभ्यता। पहले ग्रामीण, तब शहरी, फिर ग्रामीण। तो ये आपका आदि इतिहास का टर्म हुआ, जिसके बारे में हम बताए थे आपको। इसका टाइम पीरियड अनुमान के तौर पर होता है 3000 BC से लेकर 750 BC। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और देखते हैं। यह है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिपि को तो नहीं पढ़ पाए लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही है। इसमें सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता को ऐड करते हैं, इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। उसमें किसी प्रकार का रीडेबल या पढ़ा नहीं गया। अभी तक किसी इतिहासकार ने उसे पढ़ा नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ नोट पॉइंट इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक क्यों है। तो इस तथ्य को आप मानो कि सिंधु एक नदी है और उसी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो किसके आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ है? तो देखो, इस सभ्यता का विकास जो हुआ है ना, यह सिंधु
सिंधु नदी के आसपास हुआ है, सिंधु नदी के आसपास हुआ है, आसपास हुआ है, और उस एवं उसके सहायक नदियों के मध्य भी हुआ है, उसके सहायक नदियों के मध्य भी हुआ है, उनके सहायक नदियों के मध्य भी हुआ है। अब प्रश्न आता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता ही प्रथम प्राचीनतम सभ्यता है? जी नहीं, इसके समय समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, समकालीन कुछ सभ्यताएं थी जिसका वर्णन फैक्ट के रूप में हम कर देते हैं। एक था मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? नील नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? नील नदी के तट पर। दूसरा था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका विकास कहाँ हुआ? किस नदी के तट पर? दजला फरात नदियों के तट पर, दजला फरात नदियों के तट पर। क्लियर? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देख लेना, हांगहो या पीली नदी की सभ्यता या चीन की सभ्यता, इसका विकास किस नदी पर हुआ? इसका विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ। अब थोड़ा सा देखो, इसको ध्यान लगाओ। इन तीन नदियों के तट पर तीनों सभ्यताओं का विकास हुआ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। दूसरी बात यह है कि इस सभ्यता का विकास नदियों के ही किनारे हुआ। तो नील नदी से आप भारत आ सकते हो, मैप देखिएगा ना, तो नील नदी से आसानी से भारत आ सकते हो आप। नील नदी से होते हुए, मिस्र से होते हुए, आप भूमध्य सागर होते हुए, अदन का खाड़ी होते हुए अरब सागर में एंट्री कर सकते हो। तो अरब सागर से व्यापार मिस्र की तरफ हो सकता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता बोले तो यह जगह है इराक में जगह है, वहाँ की सभ्यता से व्यापार हो सकता है, उस समय हुआ भी था। और हांगहो या पीली नदी की सभ्यता से भारत का स्थलीय व्यापार हुआ था उस समय। अभी चार सभ्यताओं का विकास एक ही समय में हुआ, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। क्लियर? आओ अब देखते हैं इसके बारे में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ। देखो, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। और हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया, हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया। क्लियर? कब? 1826 में। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन, फूट डालो और राज करो, बंगाल विभाजन, सब इसी संबंधित है, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में की गई 1921 में। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कि सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाएगा। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। कांसा मतलब Cu+Sn, तांबा और प्लस-टीन का मिश्रण होता है कांसा। नेक्स्ट आओ, अगला है इसका विस्तार।
एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया। किसका? उत्तरी सीमा पर कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर इसका उत्तरी सीमा था, जिसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया। इसके पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। एवं इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दाइमाबाद में प्रवरा नदी या प्रवर नदी, वर्तमान के गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ, इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। ये चारों इसका सीमा हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं। देखो यही है मांडा चिनाब नदी, उत्तर में कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, ठीक है। पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ यूपी, मेरठ यूपी। दक्षिण में है दाइमाबाद प्रवर नदी या वर्तमान के गोदावरी नदी, कहाँ पर? महाराष्ट्र। पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान, दास्क नदी। क्लियर? अब देखो इसको थोड़ा सा याद करने का ये ट्रिक है। सम एड सुतका गेंडोर दास्क नदी, मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और दाइमाबाद प्रवर नदी या गोदावरी नदी। अब इसे देखते हैं और शानदार तरीके से देखते हैं। एक और तथ्य इसमें जानना कि हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, लेकिन ये हम लिख दिए चतुर्भुजाकार। तो त्रिभुजाकार जो है उसका जो स्थिति होगा वह होगा ऐसे होगा। ऐसे होगा। क्लियर? अब ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा आपका मांडा हो जाएगा ऊपर वाला। ये वाला हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। नीचे वाला जो हो जाएगा आपका दक्षिण में दाइमाबाद। ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा सुतका गेंडोर दास्क नदी। क्लियर? तो ये रहा त्रिभुजाकार। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हड़प्पा। अगला शुरू कर दिए हैं क्या? हड़प्पा 1921। अब देखिए इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी या मोंटगोमरी जिला में स्थित है। रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा? पीगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। हड़प्पा से क्या क्या वस्तुएं मिली है? देखो, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार को और क्या बोला जाता था? धान्य कोठार। मतलब अनाज रखने का एक बफर जोन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज रखा जाता था, उसी को अन्नागार बोला जाता था। और नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या था यहाँ से। मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान पद्धति, यानी कि उस समय भी मानव को मरने के बाद उत्तर दक्षिण लेटाया जाता था, दक्षिण पैर करके और उत्तर सर करके। आज भी वैसा ही पद्धति है। एक सींग वाला जानवर यहाँ प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया,
और इसी कारण इस समाज को मातृसत्तात्मक कहा गया। एक नोट है इसमें, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया। क्लियर। नेक्स्ट आओ, मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1922 में हुई। किसने किया? रखालदास बनर्जी ने किया। 1922 में हुई। किसने खोज किया इसका? रखालदास बनर्जी ने किया। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में था और रावी नदी के तट पर था। ये कहाँ है? तो यह समझिए लड़काना जिले में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर था, बिगेस्ट सिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर यानी ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, यहाँ से क्या क्या कौन कौन से साक्ष्य मिला है, इस साइड से क्या क्या मिला है? सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार जो कि सबसे बड़ा था, सबसे चौड़ी सड़क और सभागार, असेंबली भवन, पशुपति शिव की मूर्ति की प्राप्ति यहीं से हुई है। कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और घर में कुआं की भी प्राप्ति मोहनजोदड़ो से ही हुई है। नेक्स्ट आओ, नोट एक लिखना देखना। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, यहाँ से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। देखिए कितना कंसेप्ट शानदार है कि इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला, हड़प्पा से मिला है कब्रिस्तान। एक और नोट है इसमें, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। विशाल अन्नागार के बात हो तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत। रिमार्क एक और देखो, सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। जिसका निर्माण किससे हुआ था? सेल खड़ी से हुआ था। सर्वाधिक किसका निर्माण हुआ है? स्वास्तिक मुहर का निर्माण मोहनजोदड़ो से हुआ है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। नेक्स्ट आओ, सूतका गेंडोर। अब आ गया सूतका गेंडोर 1927। सूतका गेंडोर 1927। अब देखें, इसकी खुदाई आर एन स्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है, अभी देखे भी थे, सबसे पश्चिमी स्थल सूतका गेंडोर है, जो दास नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं, यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है, यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट आओ, चान्हू दड़ो। इसकी खुदाई कब की गई? 1931 में की गई। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजमूदार ने की। किसने किया? गोपाल मजमूदार ने किया। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, मतलब दुर्ग रहित, इसमें दुर्ग नहीं है। यह एक औद्योगिक शहर था। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली है, वक्राकार। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, सौंदर्य सामग्रियां मिली है, और क्या क्या मिला है इसमें? मनका मिला है, गुड़िया मिली है, सुई धागा का प्रमाण यहाँ से मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंट मिला है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट है। दड़ो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए। दड़ो, अब देखना एग्जाम्पल, चान्हू दड़ो,
मोहनजोदड़ो, बालाकोट और डाबरकोट। बालाकोट और डाबरकोट, जुरीद जोदड़ो, कोट दीजिए। ये सब स्थल जो है 6 स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं। नेक्स्ट आओ देखते हैं। रोपड़, पंजाब का क्षेत्र हो जाएगा रोपड़। 1953 में इसकी खोज की गई थी। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इनका आधुनिक नाम रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है। रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है। रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। माने मानव के साथ साथ कुत्ता का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें नोट क्या है देखना। ऐसा ही 109 पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था कि मानव के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे देखो, बनावली। बनावली 1973, इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने किया। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। कौन नदी है? बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। क्या बात है, घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। यहाँ नाली का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित या स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। ये था आपका बनावली का मेजर फैक्ट। नेक्स्ट आओ देखते हैं। कुणाल, यह हरियाणा का फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। ये कितना शानदार क्वेश्चन है। चांदी के 2 मुकुट प्राप्त यहाँ से हुआ है। अब आओ कलीबंगा, कांच की चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ, काले कांच की चूड़ियाँ। अब देखो, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। सरस्वती या घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। कब की गई खोज? अमलानंद घोष द्वारा। थोड़ा देख बताओ तो। कलीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। अब देखो धौलावीरा, यह स्थल गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967 में किया एवं पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गड्ढी था, जो हरियाणा में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गड्ढी था, जो हरियाणा में स्थित है। यह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन? धौलावीरा। आओ नेक्स्ट देखते हैं। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी, घोड़े का प्रमाण नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन हड्डी प्राप्त हुआ है, हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। आगे है आपका लोथल। बहुत VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोथल। क्या? लोथल। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में यह स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीबाड़ा माने डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मुहरें मिली हैं, जो विदेशी व्यापार का संकेतक है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से दिशा मापक यंत्र भी मिला है। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। सड़क की ओर घर के दरवाजे खुलते थे। यहाँ से युगल सावधान माने जोड़े में लाश
के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? जिससे सती प्रथा का आभास मिलता है। सती प्रथा का आभास मिलता है। नेक्स्ट आओ, रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है? धान की भूसी मिली है। नेक्स्ट आओ, देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या था? सिंधु सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, राइट एंगल ट्रायंगल पर काटती थी, तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था, इस सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था था। इसकी नालियां ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय, माने देशी विदेशी से होता था। नेक्स्ट आओ, इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक को एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग, बोस्त्रोफिदोन। बोस्त्रोफिदोन। इसकी समाज मातृसत्तात्मक थी, माता की प्रधानता थी। इसकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था और बाएं से दाएं की ओर, मतलब दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के चित्र देखने को मिलता है। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज्यादा यदि चित्र मिला है यू आकार का तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय, सिंह का चित्र नहीं था। इनके मुहरों पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला है। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता का मुहरों में सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है या किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। अब है यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। उस समय 16 केजी का न्यूनतम बाट का प्रयोग किया जाता था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। देखो यहाँ, युद्ध से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित नहीं थे और सिंह से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। अगला है सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कपास की खेती की शुरुआत भी हुई तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता इस समय का शिव थे। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल था। इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ बसाहा बैल था। इनका पसंदीदा पक्षी बतख था। इनका आदरणीय नदी सिंधु नदी का प्रमाण है। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं श्रमिक। अब आओ, किस प्रदेश से किस वस्तु का आयात किया जाता था, यही देखना है। वस्तुओं का आयात, सोना कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से। कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से। चांदी, अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा, बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से। टीन, ईरान और अफगानिस्तान से। गोमद, सौराष्ट्र से। लाजवर्द, मेसोपोटामिया से। और सीसा,
ईरान से मंगाया जाता था। अब देखो, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। बताया जाता है कि बाढ़ सबसे अधिक विनाशकारी प्रलयकारी हुआ, जिसके चलते सभ्यता का पतन हो गया। वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन है। नेक्स्ट आओ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी 10,000 BC है, 10,000 ईसा पूर्व है। अब देखो, इनका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस या वर्तमान के दजला फरात नदियों के मध्य हुआ। ये हम बता चुके हैं, चर्चा इसका कर चुके हैं। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी, हम बताए भी थे, यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यवसाय था। कृषि होती थी, पशुपालन होता था, पशु भी लोग पालते थे, गाय बकरी पालते थे, और लेकिन मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था, जिगुरद कहा जाता था। ये रहा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुख्य तथ्यात्मक बात। इसके बाद हम लोग आएंगे वेद पर और वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।